साथियों नमस्कार। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जो कि संविधान हत्या दिवस की 50वीं वर्षगांठ 2025 याद दिलाता है। 50 वर्ष पहले कैसे संविधान का गला घोंटा गया था इमरजेंसी लागू करके कांग्रेस की सरकार ने। मैं उस रेजोल्यूशन को आपके सामने पढ़ूंगा। The Union Cabinet, chaired by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, resolved to commemorate and honor the sacrifices of countless individuals who valiantly resisted the emergency and its attempt at subversion of the spirit of Indian Constitution. A subversion which began in 1974 with a heavy-handed attempt at crushing the Navnirman Andolan and Sampoorn Kranti Abhiyan. To mark the occasion, a 2-minute silence was observed in today's meeting of the Union Cabinet as a tribute to those whose constitutionally guaranteed democratic rights were taken away and who were then subjected to unimaginable horrors. The Union Cabinet paid tributes to their exemplary courage and valiant resistance to the emergency's excesses. The year 2025 marks 50 years of the Samvidhan Hatya Divas, an unforgettable chapter in the history of India where the constitution was subverted, the republic and democratic spirit of India was attacked, federalism was undermined, and fundamental rights, human liberty and dignity were suspended. The Union Cabinet reaffirmed that the people of India continue to repose unflinching faith in the Indian Constitution and the resilience of the country's democratic ethos. It is as important for the young as it is for the old to draw inspiration from those who resisted dictatorial tendencies and stood firm to defend our Constitution and its democratic fabric. India, as the mother of democracy, stands as an example of preserving, protecting, and safeguarding constitutional values. Let us as a nation renew our resolve to uphold our constitution and its democratic and federal spirit. ये रेजोल्यूशन आज भारत के कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में रखा गया कैबिनेट में, और आपके साथ इसका टेक्स्ट शेयर करेंगे। मैं साथियों उसके बाद में कैबिनेट में जो फैसले लिए गए उस पर आता हूँ। आज 3 बड़े फैसले लिए गए। सबसे पहले पुणे मेट्रो का एक्सटेंशन 3626 करोड़ रुपीस के एक्सटेंशन से पुणे मेट्रो लाइन 2। सेकेंड, झारिया एक बहुत पुराना प्रॉब्लमेटिक इश्यू है, वहाँ पर जो अंडरग्राउंड फायर और लैंड के सबसिस्टेंस के कारण जो दिक्कत आती है, उसका एक रिवाइज्ड मास्टर प्लान आज अप्रूव हुआ 5940 करोड़ रुपीस से। और तीसरा, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, उसका रीजनल सेंटर आगरा उत्तर प्रदेश में 111 करोड़ रुपए के लागत से अप्रूव हुआ। इन तीनों विषय पे मैं डिटेल में आता हूँ। साथियों, पुणे आज देश में वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ के रूप में उभरा है और बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेंटर है, एजुकेशन हब है, R&D का बहुत बड़ा हब है, बहुत अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर। महाराष्ट्र में सेकेंड मोस्ट पॉपुलर सिटी है। वहाँ के अर्बन ट्रांसपोर्टेशन को एक तरीके से रिजुविनेट करने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। आपने देखा है कुछ ही समय पहले कैबिनेट के कई निर्णयों में पुणे मेट्रो को लगातार एक के बाद एक प्रोजेक्ट से अपग्रेड किया जा रहा है। अभी करीब 33 किलोमीटर ऑपरेशनल है पुणे मेट्रो और 33 किलोमीटर्स और इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आज लाइन 2 इसका 3626 करोड़ रुपीस के आउटले से इसका एक्सटेंशन अप्रूव हुआ। इससे 12.75 किलोमीटर्स और ऐड होंगे और 13 मोर स्टेशंस विल बी एडेड। सिटी के जो बहुत फास्ट ग्रोइंग सबर्ब्स हैं ईस्ट और वेस्ट में, वो सब इससे कनेक्ट होंगे। बहुत सारे IT हब्स हैं, एकेडमिक एरियाज़ हैं और रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं जिसको इसका बेनिफिट मिलेगा। जो ऑपरेशनल लाइन्स है लाइन 1 और लाइन 2, लाइन 1 नॉर्थ और साउथ का कॉरिडोर है, लाइन 2 ईस्ट और वेस्ट का कॉरिडोर है। अगर आप देखेंगे पुणे डिस्ट्रिक्ट को नॉर्थ और साउथ के कॉरिडोर और ईस्ट से वेस्ट का कॉरिडोर
ये दो लाइन 1 और लाइन 2 33 किलोमीटर ऑलरेडी ऑपरेशनल है। इसमें आगे लाइन 1 का जो एक्सटेंशन कुछ समय पहले अप्रूव किया गया था स्वारगेट से कटराज, ये वाला नीचे वाला सेक्शन जो आप देख रहे हो लाइन 1 का, इसका कंस्ट्रक्शन अभी तेजी से चल रहा है। और एक और अप्रूव किया गया था कुछ ही समय पहले लाइन 1 का नॉर्थ में जो एक्सटेंशन है पीसीएमसी, ऊपर देखोगे आप एकदम टॉप में पीसीएमसी पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वहाँ से निगडी तक वो लाइन करीब 4.4 किलोमीटर की कुछ समय पहले अप्रूव हुई थी। लाइन 3 बन रही है, आप ये रेड कलर में देख रहे हो जो, ये कंप्लीट पीपीपी में बन रही है 23.2 किलोमीटर की लाइन। आज जो अप्रूव हुआ है लाइन 2 का एक्सटेंशन, जो आप राइट हैंड साइड में देखोगे वो अप्रूवल हुआ है 2A और 2B, यानी वेस्ट में और ईस्ट में दोनों तरफ लाइन 2 का एक्सटेंशन अप्रूव हुआ है, जिससे कि लाइन 2 और एक्सटेंड हो, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करे और पुणे के सभी शहर निवासियों को, सभी वहाँ पे जाने वाले सभी स्टूडेंट्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, सभी निवासियों को इसका बेनिफिट मिले। ये बेसिकली 2A जो वेस्ट में दिख रहा है वनाज टू चांदनी चौक 1.12 किलोमीटर्स है, और जो ईस्ट में दिख रहा है 11.63 किलोमीटर्स है रामवाड़ी टू वाघोली विठलवाड़ी। कंप्लीट पुणे मेट्रो अगर हम देखें, ये पुणे का पूरा एरिया है। इसमें लाइन 1 ये नॉर्थ से साउथ को कनेक्ट करने वाली, लाइन 2 ईस्ट से वेस्ट को कनेक्ट करने वाली, और इसके एक्सटेंशंस जो साउथ और ईस्ट वेस्ट दोनों कॉरिडोर्स को आगे लेके जाते हैं, और ये पीपीपी वाली लाइन 3। ओवरऑल एंटायर पुणे शहर का एक अच्छा अर्बन ट्रांसपोर्टेशन का इससे मॉडल बनेगा, जो कि पुणे की ग्रोथ को कई वर्षों तक सपोर्ट करेगा। और बहुत अच्छा इसका बेनिफिट है, एनवायरमेंटल बेनिफिट है, बहुत अच्छा लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होती है, ईज ऑफ लिविंग बढ़ती है, और टोटल नेटवर्क वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द कंट्री होएगा, विच विल बी कंपेरेबल टू द लार्ज सिटीज ऑफ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, इन सब के बराबर होते होते 80 किलोमीटर्स का नेटवर्क बनेगा। आप जानते हैं कि इन 11 वर्षों में देश में मेट्रो का बहुत रैपिड एक्सपेंशन हुआ है। 2014 से पहले मात्र 5 शहर थे जिसमें मेट्रो थी, आज 24 शहर है जिसमें मेट्रो है। मेट्रो का नेटवर्क जहां 248 किलोमीटर टू 48 किलोमीटर्स था, आज 1000 किलोमीटर से ज़्यादा 1036 किलोमीटर्स हैं। करीब करीब दुनिया में टॉप 3 लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क्स में भारत की गिनती होने लगी है। डेली राइडरशिप 1 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है मेट्रो नेटवर्क में। दैट्स अ वेरी बिग चेंज बिकॉज दैट रियली इम्प्रूव्स पीपल्स लाइव्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होती है, एनवायरमेंटल लोड कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कम होते हैं, और ट्रैफिक का जो कंजेशन होता है शहर में वो कम होता है। ट्रैफिक के कंजेशन के कारण जो ह्यूमन ट्रेजेडी आती है कई बार एक्सीडेंट्स के रूप में, वो कम होती है। इसीलिए मेट्रो का एक्सपेंशन प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक मेथोडिकल वे में इन 11 वर्षों में किया है। इन 11 वर्षों के काम में जो पिछला 1 वर्ष है, उस 1 वर्ष के काम में हमारे मिडिल क्लासेस के लिए और यंग जनरेशन के लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो, उसके लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए गए। ये 1 साल की समरी है, करीब करीब 10.5 लाख करोड़ रुपए के टोटल प्रोजेक्ट्स लिए गए, जिसमें कई तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। मेट्रो है, हाईवे है, एयरपोर्ट है, पोर्ट है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स है, रेलवेज है, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है, रोपवेज हैं। ये कंप्लीट उसकी एक समरी है। जैसा हर कैबिनेट में कुछ न कुछ ऐड होकर आपके सामने समरी रखी जाती है, ये वही समरी है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से देश का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड का लोड कम होता है, कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स कम होती है। इसीलिए अब तक इस 1 वर्ष में 4,61,000 करोड़ रुपए के ट्रांसपोर्टेशन के सभी प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए हैं कैबिनेट में। अब मैं साथियों आऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है झारिया कोलफील्ड। झारिया कोलफील्ड की एक यूनिक प्रॉब्लम है। कोल कंपनीज का जो नेशनलाइजेशन हुआ था, उससे पहले एक लंबे समय तक अनसाइंटिफिक तरीके से माइनिंग होती थी। उस अनसाइंटिफिक तरीके से माइनिंग होने के कारण झारिया के पूरे एरिया में ज़मीन के नीचे बहुत
एक लंबे समय से फायर का इंसिडेंस चल रहा है। उस फायर के इंसिडेंस के कारण वहाँ पे रहने वालों के लिए तकलीफ है, कई बार ज़मीन में से आग निकल के आती है, एक सीरियस बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2009 में पहले एक मास्टर प्लान बना था, उसमें कई तरह के सुधारों की ज़रूरत थी और इन पिछले 10 वर्षों में एक सस्टेन्ड वे में काम किया, जिसके कारण जो एक्टिव फायर साइट्स थी वो 77 से रिड्यूस होकर 27 में आ गई, 77 से कम होकर 27 पे आई, और जो स्टेबलाइज करना था 595 साइट्स में से 39 साइट्स स्टेबलाइज हुई। अब तक की जो लर्निंग रही, उस लर्निंग को लेके एक नया मास्टर प्लान आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है, जो कि ये झारिया का नक्शा है। अगर आप देखें झारखंड का वो हिस्सा जहाँ पे कोल की बहुतायत रहती है, ये दामोदर रिवर के साथ लगा हुआ धनबाद का एरिया, यहाँ पर झारिया कोल फील्ड है। इस तरह की परिस्थिति रहती है। रात में देखो कई जगह पे जमीन में से आग निकली हुई दिखाई देती है, कई जगह जमीन धंस जाती है क्योंकि नीचे आग लगने के कारण जो कोयला था वो कोयला प्रैक्टिकली फिनिश हो गया, तो वहाँ पे वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है, तो उसके कारण फिर ज़मीन धंस जाती है। तो ये सबसिस्टेंस का एक बड़ा एग्जाम्पल है आपके सामने। आज जो कैबिनेट में अप्रूव हुआ है नया मास्टर प्लान 5,940 करोड़ रुपए का है, और इसमें फंडामेंटल चेंजेस जो आए वो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग, कैसे सिस्टम को और स्ट्रेंथन करें, टेक्निकल लोग साथ आए, ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं वो सब साथ आए, और जो लोकल नॉलेज है, जो वहाँ के निवासियों ने वर्षों से जो नॉलेज गेन की है, उस नॉलेज का उपयोग करके हम एक सॉल्यूशन लेके आ सके, पहला ये। दूसरा, रिहेबिलिटेशन ऑफ द फैमिलीज, जिनको अपना घर बार इन परिस्थितियों के कारण छोड़ना पड़ रहा है, उनको कैसे एक बेहतर जिंदगी दे सकें, बेटर स्किल दे सकें, बेटर लाइवलीहुड दे सकें, वो ध्यान में रखते हुए यहाँ पे किया गया है। और तीसरा, जो रिहेबिलिटेशन वाले एरियाज हैं उसमें किस तरह से सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करें, रोड्स हो, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, उन सबको स्ट्रेंथन करें। और चौथा, राज्य सरकार और वहाँ के बाशिंदे, उस एरिया में रहने वाले, धनबाद के झारिया के उस एरिया में रहने वाले जो निवासी हैं, जो परिवार हैं, उन सबको साथ लेके, उनकी भावनाओं के साथ जुड़ के, उनकी जीवन शैली के साथ जुड़ के, उनकी ज़रूरतों को समझ के कंप्लीट मास्टर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन किया जाएगा। वो इसका बहुत बड़ा एक फैक्टर है। मैं अब तीसरे आज के निर्णय पे आता हूँ। भारत पोटैटो और स्वीट पोटैटो, आलू और शकरकंद दोनों मिला के वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और दुनिया भर में पहचान भी है भारत की। अब इस पहचान को एक साइंटिफिक तौर पे करके किस तरह से बेटर जर्म प्लाज्म डेवलप हो, किस तरह से इंटरनेशनल और नेशनल साइंटिफिक रिसर्च का उपयोग करें, फूड प्रोसेसिंग को कैसे हम सुधारें। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा आलू का उत्पादक है, और उत्तर प्रदेश में जो आगरा के आसपास वाला क्षेत्र है वो बड़ा आलू का बेल्ट है। उस बेल्ट में आगरा में जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है उसका रीजनल सेंटर स्थापित किया जाएगा 111 करोड़ रुपए की लागत से। राज्य सरकार ने बहुत ही निर्णायक तरीके से काम करके ज़मीन दे दी है ऑलरेडी, और अब वहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार और इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से ये सेंटर बनेगा। इस सेंटर के बनने से देश में जो, अगर हम कहें, हमारे फूड ग्रेन्स दोनों, राइस और व्हीट, उसके बाद में थर्ड मोस्ट कंज्यूम्ड प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, वो पोटैटो है। तो ये इस सेंटर से एक साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, इसीलिए निर्णय लिया गया है। किसानों के हित में कई सारे निर्णय लिए गए अब तक, उसी कड़ी में ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है। साथियों, इन 3 निर्णय और पहले रेजोल्यूशन के साथ ही साथ आज एक बहुत ही शुभ दिवस भी है। आज एक्शियम 4 मिशन, जिसमें हमारे ग्रुप कैप्टन शुभ्रांशु शुक्ला जी, आज इसका सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है। तो भारत की कैबिनेट ने माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में
एक रेजोल्यूशन पास किया है, वो रेजोल्यूशन आपके सामने पढ़ूंगा। हम सबके लिए गौरव का दिन है ये। वी वेलकम द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द स्पेस मिशन carrying astronauts from India, Hungary, Poland, and the US. The Indian astronaut group captain Shubhranshu Shukla is on the way to become the first Indian to go to International Space Station. He carries with him the wishes, hopes, and aspirations of 1.4 billion Indians. The cabinet wishes him and other astronauts all the success.